हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की हमारी वीडियो है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हमारा 1 जनवरी को शेड्यूल हुआ है। 1 जनवरी 2017 को शेड्यूल हुआ है। तो आज से हमारे पास ऑन एंड अराउंड 14 to 15 डेज हैं। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे हमें किस प्रकार से, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है, किस तरीके से अपने कोर्स को कवर करना है, कैसे हमें पढ़ना है इन 14 to 15 डेज़ के अंदर, ताकि हम मेंस आईपीएस क्लर्क के मेंस को क्लियर कर सकें, इजीली क्रैक कर सकें। तो हम जो वीडियो में देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे, क्या हमारी कट ऑफ जा सकती है, क्या पिछले साल रही हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह के पूछे गए हैं 2015 के अंदर, और क्या हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से हमें पढ़ना है इन 14 to 15 डेज़ के अंदर। बिकॉज टाइम हमारे पास कम बचा है, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट को ही कवर कर पाएंगे। तो कितना हमें कवर करना है, और इस बार आप जैसे जानते हैं कि सेक्शनल टाइमिंग भी हो गई है, हर सेक्शन के अलग टाइमिंग भी है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है एग्ज़ाम के लिए। तो उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं थोड़ी इरेगुलरिटी हो गई थी वीडियोस को अपलोड करने में। एक तो I got selected in SBI जूनियर एसोसिएट में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, और SBI PO की फाइनल मेरिट आई मिस्ड बाय 1.5 मार्क्स। और अदर एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, और जैसा कि आप जानते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी हमने लॉन्च करा पिछले 2 महीने के अंदर। टेस्ट सीरीज़ का भी हमने लॉन्च करा, तो उसका भी वर्क, तो थोड़ा उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बिजी था। बट नाउ ऑन आई विल ट्राई टू बी रेगुलर इन अपलोडिंग द वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नाउ हम डिस्कस करते हैं आईपीएस क्लर्क की मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। एंड आई विल डिस्कस द रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी that you have to follow while studying and also while attempting the exam। हम एक रियलिस्टिक स्टडी करेंगे कि आपको स्टडी करते वक्त क्या करना है, आपको एक्चुअली एग्ज़ाम में जब आप बैठ रहे हो तब आपको क्या वहाँ पे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बिकॉज हम एग्ज़ाम के लिए सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ उस तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ कंडीशंस अलग हो जाती हैं, कुछ नर्वस हम वहाँ पे एग्ज़ाम में हो जाते हैं। तो उस तरीके से हमको रियलिस्टिक हम व्यू लेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और एग्ज़ाम में परफॉर्म कैसे करना है। किस तरीके से 2015 में कट ऑफ थी, पहले हम वो देखेंगे। तो पहले हम पैटर्न देखते हैं। देखो रीजनिंग, इस बार जो पैटर्न है वो क्या है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के। इसका मतलब क्या है, 50 क्वेश्चन आपके होंगे 40 मार्क्स के। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 1.25 मार्क्स का। ठीक है ना। अब हो सकता है ये आईबीपीएस क्लर्क की अपनी मर्जी है आईबीपीएस की, कि या तो वो हर एक क्वेश्चन को 1.25 मार्क्स का कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, कुछ क्वेश्चंस को 2 मार्क्स का कर दे या 1.5 का कर दे, बाकी को 1 का रहने दे। तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन आईबीपीएस। बट फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान के चलते हैं कि हर क्वेश्चन कितने का है, 1.25। ठीक है ना। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क, तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव 40 मार्क 40 क्वेश्चन 50 मार्क, फिर से 1.25 का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क 1 मार्क का। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब कितने का हो गया, 0.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद टाइमिंग, इस साल SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, RRB क्लर्क, इन सब ने क्या एक नया फीचर इसमें ऐड करा है इस बार एग्जाम्स में। हर सेक्शन को वो अलग टाइमिंग दे देते हैं। पहले क्या होता था, आपके पास 2 आवर्स रहते थे, 2 आवर्स आपके पास रहते थे, 120 मिनट्स आपके पास रहते थे। उन 120 मिनट्स में आपकी मर्जी होती थी, चाहो तो आप 50 मिनट मैथ्स को दो, 40 मिनट रीजनिंग को दो, 20 मिनट इंग्लिश को दो, और 10 मिनट जीके को दो। तो पहले ये आपकी मर्जी रहती थी, आप चाहो यहाँ पे 40 कर दो, 30 कर दो,
कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते थे, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे स्विच कर सकते थे। आपने पहले मैथ्स के 10 क्वेश्चन करे, उसके बाद आप स्विच करके 10 क्वेश्चन रीजनिंग कर लिए, फिर 10 जीके कर लिए। तो ये आपकी मर्जी होती थी पिछले साल तक। लेकिन दिस ईयर से, इस साल से क्या कर दिया गया है, अगर आपके सामने रीजनिंग का सेक्शन खुलता है, ठीक है ना, अगर आपके सामने रीजनिंग का सेक्शन खुलता है तो वो पूरा 30 मिनट्स चलेगा रीजनिंग का सेक्शन। चाहे आप उसके अंदर 10 मिनट के अंदर रीजनिंग कर लो, चाहे आप 20 मिनट में कर लो, चाहे 25 मिनट में कर लो, कितनी भी देर में आप कर लो, लेकिन आपको 30 मिनट तक सिर्फ आप रीजनिंग का सेक्शन ही अटैम्प्ट कर सकते हो। मतलब जब ये पूरे 30 मिनट्स हो जाएंगे तभी आप दूसरे सेक्शन पे स्विच करोगे। और इसके अंदर भी एक क्या ट्विस्ट है कि आप जो सेक्शन पे स्विच करोगे दैट विल नॉट बी योर चॉइस, आपकी चॉइस से नहीं करोगे। किसकी चॉइस से करोगे? IBPS की। मतलब अगर आपके सामने अभी सेक्शन खुला रीजनिंग, तो इसके बाद जो सेक्शन खुलेगा वो आपकी मर्जी नहीं होगी, वो किसकी मर्जी होगी? IBPS की। वो चाहे मैथ्स भी, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी खुल सकता है, वो जीके भी खुल सकता है, वो कंप्यूटर भी खुल सकता है, और वो इंग्लिश भी खुल सकता है। सपोज करो रीजनिंग आपने अटैम्प्ट करा, 30 मिनट्स आपने इसके अंदर लगाए, उसके बाद खुल गया क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर टाइम देखो कितना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आपने ये करा, उसके बाद खुल गया सपोज करो इंग्लिश। इंग्लिश में भी 30 मिनट्स आपने लगाए, उसके बाद खुल गया क्या? जीके। जीके में आपने 25 मिनट्स लगाए, लास्ट में खुला मैथ्स। तो इतना टाइम जब आप गुजार के आओगे, 30 मिनट पहले रीजनिंग में, 20-50, 30 मिनट रीजनिंग में, 20 कंप्यूटर में, उसके बाद फिर से 30 इंग्लिश में, उसके बाद 25 जीके में। कितने हो गए? 30 और 30 60, और 20 80, और 25 105 मिनट। 105 मिनट आप जब निकाल के आओगे, उसके बाद जब आप मैथ सेक्शन पे आओगे, तो आप ये मान के चलो, अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, कि शुरू के 5 से 7, 5 से 10 मिनट तो आपको मैथ समझ ही नहीं आएगी। इतना ज़्यादा आपका माइंड पजल हो चुका होगा सब चीज़ों में, 5 से 10 मिनट तो आपका दिमाग मैथ्स में चलेगा ही नहीं, कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा क्वेश्चन पहले करूं, क्या करूं, नहीं चलेगा। ये रियलिस्टिक व्यू आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट इस समय देना बहुत ज़रूरी है। कोई सी वेबसाइट्स दो, कहीं से भी दो, लेकिन मॉक टेस्ट दो टाइमिंग वाला। इस हिसाब से टाइमिंग जिसके अंदर रही हो उस तरह का मॉक टेस्ट दो आप, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस चीज़ की आदत रहने की, कि कोई सा भी सेक्शन खुले मैं उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाऊँ बिना किसी नर्वस हुए। ठीक है ना? तो ये तो हमने पैटर्न की बात करी, क्या पैटर्न है हमारा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है ना? थोड़ा सा कट ऑफ का देखते हैं। कट ऑफ वैसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अभी देखा IBPS PO मेंस की कट ऑफ जनरल के लिए 52.5। तो कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्लियरली। ठीक है ना? इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम ईजी आया तो कट ऑफ हाई हो जाएंगी, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया तो कट ऑफ कम हो जाएंगी। तो इट प्योरली डिपेंड ऑन एग्ज़ाम, बट फॉर द टाइम हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर गई उससे थोड़ा सा कंपेयर करके हम देख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इस बार इंटरव्यूज़ भी हट गए हैं। पिछली बार भी IPS क्लर्क में इंटरव्यू नहीं हुए थे, इस बार भी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है ना? तो कट ऑफ हाई ही जाएंगे, जितने लोगों का नाम मेरिट में आएगा उन सबको सिलेक्शन मिलेगा। तो अगर हम पिछले साल की बात करें, तो जैसे कि हम दिल्ली रीजन से हूँ मैं, दिल्ली की कट ऑफ जो थी वो थी 100 में से 64.6 थी अराउंड। इसका मतलब अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ 200 में से तो कितनी बैठ जाती है ये देखो। अगर मैं 75 मान लूँ इसे तो अराउंड 150। इसका मतलब है 150 आउट ऑफ 200 कट ऑफ थी पिछले साल IPS क्लर्क में टू गेट द सिलेक्शन। दिल्ली की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम ये। और अगर हम बात करें इस बार SBI जूनियर एसोसिएट में क्या कट ऑफ गई थी दिल्ली की? 138।
इसमें भी इंटरव्यू नहीं थे, ये भी 200 में से कट ऑफ थी, इसमें भी इंटरव्यू नहीं थे आपके, नो इंटरव्यू। तो देखो 138 गई, ये भी दिल्ली की है, और क्लर्क में गई 150। क्यों? क्योंकि SBI जे का एग्ज़ाम मुश्किल था, IPS क्लर्क का थोड़ा इजी था। तो कट ऑफ के अंदर आप ये मान के चलो, टू बी ऑन द सेफर साइड 145 to 155 will be the cutoff. It can be 4 to 5 less, -4, -5, or maybe +4 +5. Depend on the level of the exam. Level of exam easy रहा तो बढ़ भी सकती है, और मुश्किल रहा तो कम भी हो सकती है। बट फॉर द सेफर साइड आप क्या कट ऑफ लेके चलो, 145 से 155। इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है ना। तो ये रही कट ऑफ की बात। अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए। देखो पहले तो हम ये देखते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि 2015 के अंदर IPS क्लर्क में जो हमारे पास पूछा गया। जनरली जो पैटर्न रहता है मेंस एग्ज़ाम का वो ये रहता है, 5 सिलॉजिज्म क्वेश्चन, 5 इनइक्वालिटी, क्योंकि 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन है टोटल, 10 पजल से रिलेटेड, मतलब 2 पजल, 10 क्वेश्चन का मतलब 2 पजल, 5 सिटिंग का मतलब 1 सिटिंग। ये दोनों चीज़ें इंटरचेंज भी हो सकती हैं, मतलब 2 सिटिंग भी पूछ सकता है और 1 पजल भी पूछ सकता है। 5 एनालिटिकल रीजनिंग और 10 मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर पर क्या क्या आ जाता है, ब्लड रिलेशन आ गया, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड कुछ आ गया, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज से, जो कि पिछले साल आया था। डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, या इनपुट आउटपुट आ सकता है। हालांकि 2015 में इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया था, बट आ सकता है क्योंकि मेंस के अंदर इनपुट आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो डायरेक्शन हो गया, तो ये सब चैप्टर किस में आते हैं, मिसलेनियस में। रैंकिंग हो गया, ये सब क्यों होते हैं मिसलेनियस में। जरूरी नहीं है सबसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है डायरेक्शन से पूछ ले, रैंकिंग से ना पूछे, ब्लड से पूछ ले, कोडिंग से पूछ ले, रैंकिंग से पूछ ले, डायरेक्शन से ना पूछे। तो मिसलेनियस इनको इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी आ सकता है। जनरल पैटर्न ये रहता है। लेकिन अगर हम बात करें 2015 के IPS क्लर्क की, तो एक तो हमारे पास रो वाला पजल था, एक फ्लोर वाला पजल था, एक सिटिंग अरेंजमेंट था स्क्वायर के अंदर, ठीक है। उसके बाद 5 आपके सिलॉजिज्म था, 5 आपका इनइक्वालिटी था, ठीक है। उसके बाद 3 आपका डाटा सफिशिएंसी थे, उसके बाद 2 आपके डायरेक्शन थे, और 5 आपके कोडिंग डिकोडिंग था, और 5 आपका नंबर और सिंबल के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, नंबर और सिंबल की एक सीरीज दे दी जाती है। जैसे एक ऐसे बना देंगे, एक फिर ऐसे लिख देंगे, फिर ऐसे लिख दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से एक बड़ी सीरीज होगी। उसके बाद बोलेगा कि पहला क्वेश्चन लिख देगा कि पहले अगर हमने सारे सिंबल्स को हटा दिया तो राइट से 4th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो वो थे। तो 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ठीक है ना। ये पैटर्न था। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। एनालिटिकल आ भी सकती है, एनालिटिकल की जगह हो सकता है इस तरह का कहीं नंबर सिंबल दे दे, नंबर और सिंबल के ऊपर कोई सीरीज दे दे, या का क्या कर सकता है वो इनपुट आउटपुट दे सकता है 5 नंबर। तो वो प्योरली डिपेंड है IPS पे। लेकिन जनरल पैटर्न सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल, सिटिंग, ये तो आना ही है। उसके बाद रैंकिंग है, ब्लड, कोडिंग, डायरेक्शन, 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन आना है, ठीक है ना। तो 40 में से आपको एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो IPS क्लर्क में।
तो आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट और 30 मिनट के अंदर करना बहुत इजी भी है 35 क्वेश्चंस। सिलॉजिज्म अगर आपने हमारे वीडियो से पढ़ा है सिलॉजिज्म इनइक्वालिटी, तो आपको शायद पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर पजल सेटिंग की हम बात करें, आईपीएस क्लर्क की अगर हम बात करें तो बहुत इजी इसका पजल और सेटिंग रहता है। कोई आपको मतलब कहीं आपको नहीं घुमाएगा, डायरेक्ट आपने उसमें जोड़ा रखा होगा। जैसे आपने उसने अगर बात करी पी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, फर्स्ट सेकंड राइट, उसके बाद ही क्या दे देगा, पी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, कोई भी क्यू। मतलब डायरेक्ट आपका जो आपको बिठाता जा रहा है उनसे डायरेक्ट लिंक जोड़ता जाएगा। तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है आपका, कोई पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इजीली आप एक ही डायग्राम के अंदर इसको इजीली कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हो, और हम अभी ये भी डिस्कस करेंगे कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, किसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के ऊपर आपकी इजीली ये भी हो सकते हैं। एनालिटिकल, ये भी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। कुछ एक तरह का प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, प्री डिफाइंड पैटर्न है, उस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। मिसलेनियस में देखो डायरेक्शन बहुत आसान है, ब्लड भी बहुत आसान है, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ये सब चैप्टर्स जो है बहुत कम टाइम लेते हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे को स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले रोज आपको 10 सिलॉक्स अच्छे क्वेश्चन और 10 इनइक्वालिटी रोज सॉल्व करनी है और ट्राई करना है कम टाइम के अंदर। शुरू में आप 2-3 दिन जो है अपना टाइम लो, अच्छे से उनको देखो, समझो, क्वेश्चन को पेन लो, सॉल्व करो। बाकी जब प्रैक्टिस में आप धीरे धीरे 3-4 दिन बाद ट्राई करो बिना पेन उठाए और बिना पेपर के इनको ईजिली सॉल्व करने के। कम से कम बिना पेन पेपर उठाए 3 दोनों के सॉल्व कर लो। 2 के अंदर आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे पॉसिबिलिटी केस आएगा सिलॉजिज्म का। और अगर कोडेड इक्वालिटी आती है तो आपको ये जो डायग्राम हमने सीखा हुआ है इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ट्राई करो मिनिमम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओ। रोज आपको जो करना ही करना है 2 पजल और 2 सिटिंग अच्छे लेवल के। शुरू के 2-3 दिन आप चाहो तो शुरू के दिन आप चाहो तो थोड़ा सा इजी पजल सेटिंग कर भी सकते हो, लेकिन आफ्टर 3-4 डेज, आफ्टर 20 डेट के बाद आपको अच्छे पजल और सेटिंग ही सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 2 रोज। इससे क्या होगा, क्यों कर रहे हैं हम सॉल्व, देखो हमारे जो एग्ज़ाम है 14 से 15 दिन बचे हैं उसके लिए। और इस बात को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारा जो माइंड है जिस काम को रेगुलर 21 डेज से अगर कर रहा है, अराउंड 21 डेज का रूल है, 21 डेज रूल आप पढ़ सकते हो नेट पे भी। अगर हम कोई काम 21 डेज तक लगातार करते हैं तो हमारे दिमाग को उसकी हैबिट हो जाती है। अगर आप रोज पजल सेटिंग करोगे 2 तो हमारे दिमाग में एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा। जब आप एग्जाम में जाओगे, ऑनलाइन जब पढ़ोगे, पी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर या पी लिव्स above 3 फ्लोर above R या देर आर 2 people between P and Q, तो ये सब आपकी जो स्टेटमेंट से आपके दिमाग में बहुत इजीली एग्जीक्यूट होने लगेंगी। जब आप रोज 2 पजल 2 सेटिंग करोगे आपके दिमाग को इस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा दिमाग फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा उतनी ज़्यादा जल्दी वो आउटपुट देगा। अब जब आपने देखा होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम कभी सिटिंग या पजल सॉल्व करा होगा तो आपको बहुत टाइम लगा होगा इनके स्टेटमेंट को ही समझने में कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। अब बनाते होंगे पी के थर्ड राइट में है आर, तो अगर ऐसे है तो राइट ये लेफ्ट सोचना पड़ता था। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाओगे आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा, अगर ये इन्वर्ट सेंटर करके बैठे हैं तो मेरा क्लॉकवाइज क्या होता है,
लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है राइट। तो आपके दिमाग में P से थर्ड टू द राइट ऑफ R, R P एकदम से दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। P से थर्ड टू द राइट ऑफ R, एंटी क्लॉकवाइज राइट और क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो ये सब आपके क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें क्या होगा, आपका दिमाग फास्ट एग्जीक्यूट करेगा इन सब चीज़ों को, जो स्टेटमेंट होगी उनको समझना शुरू करेगा कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फंडा ही ये होता है, आपका दिमाग एग्जीक्यूशन कितनी जल्दी वो आपको आउटपुट दे पा रहा है। क्योंकि आप जानते हो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रहे हो। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो तो श्योरली आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं। अगर मैं जो 30 मिनट आपको दे रहा हूँ वही मैं आपको कहूँ कि 45 मिनट दूंगा, तो हर कोई 100% बच्चों में से 98%, क्योंकि अब जो बच्चे आए हैं वो सब ने प्री क्लियर करा है। अब प्री की कट ऑफ आप जानते हो कितनी हाई गई है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो कुछ 64 पॉइंट कुछ गई है। इसका मतलब जो बंदा प्री क्लियर करके आया उसकी मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छी है ही ना, उसकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है ही। इसका मतलब अगर मैं उसे 45 मिनट दे दूँ सॉल्व करने के लिए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। 45 मिनट में 40 दोनों मैथ्स और रीजनिंग के, मतलब 45 मिनट्स में इसके 40, अगले 45 मिनट्स में इसके 40। तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। आप टाइम मैनेजमेंट करो, इजीली एग्जाम सॉल्व होगा। उसके बाद इतना करना है आपको, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल सेटिंग, मेन यही है आपके। अब क्या करना है आपको, ये तो आप काम रोज करना है, ठीक है ना। अब जो आपको डेज वाइज करना है वो क्या करना है, देखो एनालिटिकल रीजनिंग के भी आप रोज चाहो तो 4-5 क्वेश्चन कर लो, बहुत हैं, बिकॉज इनका पैटर्न सेम ही रहता है। प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन उठाओ, उनको सॉल्व कर लो, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओनली लिखा हुआ आ जाएगा, आप समझ जाओ कि ये वीक आर्ग्यूमेंट है या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अगर ओनली लिखा हुआ है तो क्या होगा, वीक। इस तरीके से कुछ एक प्री डिफाइंड पैटर्न है, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। और ये कंफर्म भी नहीं है कि आपका आना है। मिसलेनियस में आपको क्या करना है, अभी आपके पास 15 दिन, लगभग 14-15 दिन है। टॉपिक भी मेरे ख्याल से मुश्किल से 6 से 7 टॉपिक बैठेंगे, इन सबको मिला के डायरेक्शन, ब्लड कोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट रैंकिंग, 6-7 टॉपिक बैठेंगे। आप हर एक टॉपिक को 2 दिन दो, डायरेक्शन उठाओ। आज 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, कल और 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ईजिली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और एटलीस्ट आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 40। 35 अटैम्प्ट करोगे, 35 इंटू 1.25 करोगे तो आपके अराउंड 43.75, मतलब लगभग 44 अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स बैठते हैं। क्योंकि अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके लगा रहे हो तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो गलत होगा, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है, तो आप समझ के चलो मेरे पूरे मार्क्स 44 उसमें आ जाएंगे, और आपको लाने ही पड़ेंगे आपको अगर क्लियर करना है एग्जाम तो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2015 का पैटर्न क्या था, ठीक है ना। 2015 का पैटर्न देखो, बहुत अटपटा सा पैटर्न था। 15 नंबर का उन्होंने सिंप्लीफिकेशन दे दिया, बहुत अच्छा किया जो कि बच्चों के लिए। अभी हम बात करते हैं क्यों। अरिथमेटिक दे दिया 15 नंबर का, 30 तो यही हो गया। एक डीआई दे दिया 5 नंबर का, इजी था, जो कि 5 नंबर की सीरीज दे दी उन्होंने, हो गए 40। बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टू, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे कि आप प्री अगर क्लियर करके आए हैं बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्वाड्रेटिक वगैरह तो इजीली सॉल्व, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या है, आपको मेथड अगर आपका समझ में आ गया है, मेथड आपको अगर आता है तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए इजीली सॉल्व हो ही जाएगा। मेथड के ऊपर डिपेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर सीरीज 5 नंबर की, 10 का सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन आ सकता है, 10 का हम डाटा इंटरप्रेशन मान के चलते हैं, 5 डाटा सफिशिएंसी और 10 मिसलेनियस, जिसके अंदर आपका वही टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और
बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके मिसलेनियस बच्चे, रेशियो प्रपोर्शन वगैरह ये सब। तो ये हम एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं। पिछले कुछ एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने पैटर्न बनाया है। ये पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सारे, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो, चाहे वो IPS का हो, किसी का भी हो, उन सबको देखते हुए ज़्यादातर पैटर्न जो फॉलो करा जा रहा है वो ये करा जा रहा है। लेकिन 2015 में ये पैटर्न था, 15 सिंप्लीफिकेशन थे, 15 अर्थमेटिक थे, 5 DI, 5 सीरीज है। DI आसान थी, इजीली आप कर सकते थे। सीरीज में 3 बहुत ईजी थे जो कि आप इजीली कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन इतनी ईजी थी कि 15 क्वेश्चन करने में शायद ही आपको 8 से 9 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आप ये कर सकते थे। अर्थमेटिक के अंदर भी जैसे हम बात करें अगर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी की, इनके जो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, आप शायद जानते भी होंगे। इन्हीं टॉपिक के अंदर अंदर ही पूरी PhD होती है। लेकिन हमारा जो बैंक का कोर्स है उसके अंदर सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हैं कि अगर मेरे पास 4 ब्लू, 4 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मेरी बॉल निकले बैग में से वो ब्लू हो। तो ब्लू बॉल मुझे निकालनी है, फेवरेबल जो मेरा है, और टोटल जो है 4 4 8 12 से फेवरेबल अपॉन टोटल, ये मेरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको करने में हार्डली 15 से 20 सेकंड्स लगते हैं। तो वहाँ पे आप टाइम बचाते हुए अर्थमेटिक के भी 8 से 9 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड पैटर्न, ये 2015 का पैटर्न है। मैथ्स की अगर हम बात करें आपको कितने क्वेश्चन आइडियली अटेम्प्ट करने हैं, तो डेट मस्ट बी 32 35 आउट ऑफ 40, एंड इन द टाइम स्पैन ऑफ 30 मिनट्स इट इज़ पॉसिबल। 30 मिनट्स के अंदर ये पॉसिबल है कि आप 30-35 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम विल बी लोअर बिकॉज आप ये देखो, जो प्री के अंदर 64 पॉइंट कुछ कट ऑफ कई 100 में से है ना, तो इसका मतलब है जिसने भी इसको प्री को पार करा, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी की कट ऑफ है ये, जिसकी मुझे पता है 64.65 मान के चलते हैं हम। 65 का मतलब है कि जो 65 ला रहा है मार्क्स, उसने एटलीस्ट 70 तो अटैम्प्ट करे ही होंगे, 72 ज़्यादा भी करे हैं सबने, लेकिन 70 तो उसने अटैम्प्ट करे ही हैं। तो जब आप 60 मिनट्स के अंदर 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे 30 मिनट के अंदर मैथ्स के 30 से 35 क्वेश्चन इजीली कर, 30 से 35 का है ना मैंने, 30 32 कर दो, 33 कर दो, 34 कर दो, या 35 भी कर दो, डेट डिपेंड्स कि आप कितनी आपकी प्रैक्टिस है। सिंप्लीफिकेशन इजीली आप कम टाइम में सॉल्व होंगे, DI कम टाइम में सॉल्व होगा, सीरीज़ कम से कम 3 ऐसी रहेंगी जो आपके देखते ही सॉल्व हो जाएंगी अगर आपकी प्रैक्टिस है। सफिशिएंसी भी इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। मिसलेनियस के अंदर कई क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी के, या टाइम एंड डिस्टेंस के लो, आप परसेंटेज के लो, पार्टनरशिप के बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, टाइम एंड वर्क का बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। मतलब सिंगल फॉर्मूले पे बेस और सिंपली सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ भी करने पड़ेंगे टू गेट सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हो बहुत हाई जा रही है आजकल, 145 से 150, क्योंकि इसमें एक तो क्या हुआ, इंटरव्यू नहीं है, तो सिर्फ उतने ही बच्चे पास होंगे जितने कि उन्हें लेने हैं। मतलब अराउंड जो वैकेंसीज़ है हमारे पास इस साल वो 19,000 के अराउंड है, कुछ ज़्यादा है इससे। तो आप ये मान के चलो कट ऑफ 145 से कम भी जा सकती है, बिकॉज देखो अगर हम SBI JA की बात करें तो उसके अंदर कुछ 17,000 वैकेंसीज थी, और दिल्ली की कट ऑफ गई उसकी 138। रीजन वाइज कट ऑफ होती है इसके अंदर, वो मैं समझता हूँ, लेकिन एक जनरली हम बात कर रहे हैं पूरा ओवरव्यू लेके, तो 138 कट ऑफ गई 17,000 पे, यहाँ पे 19,000 वैकेंसीज है ना। तो कट ऑफ 145 से 155 के बीच ही जाने वाली है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 145 के अराउंड ही रहेगी। तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली।
तो इसमें हम एक बार ये देख लेते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसको भी, कि आपको रोज की स्ट्रेटेजी बनानी है एटलीस्ट, ठीक है ना। देखो कई सारे बच्चे होते हैं जिनका अरिथमेटिक थोड़ा सा वीक रहता है, अरिथमेटिक के अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है इस टाइम पे। देखो सबसे पहले तो नंबर सीरीज, आपको एटलीस्ट 10 नंबर सीरीज अच्छे लेवल की रोज सॉल्व करनी है। क्यों? फिर से वही माइंड एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, आउटपुट देना शुरू करेगा, फास्ट आउटपुट आपको मिलेगा। कैसे? प्रैक्टिस से। 10 नंबर सीरीज आप रोज प्रैक्टिस करोगे, 14 दिन के अंदर 140 नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस कर लोगे। कई तो हो सकता है उसी के अंदर सेम पैटर्न के ऊपर सेम आ जाए, तो 10 आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। अच्छी कहने का मेरा क्या मतलब होता है, अब आप ये वाले नंबर सीरीज मत प्रैक्टिस करना, 2, 4, 8, 16, 32। अब आप सोचो, इसको आप सॉल्व करके सोचो मैंने एक नंबर सीरीज आज के लिए कर ली, नहीं, गलत। ये करके आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये क्या है? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, का डबल 32, का डबल 64। ये तो कोई 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। आपको अच्छे वाले जिसके अंदर इस तरह का से कुछ पैटर्न हो, सपोज करो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के स्क्वायर से, फिर प्लस हो रहा है क्या? 2 का क्यूब। मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के स्क्वायर से, फिर क्या प्लस हो रहा है? 3 का क्यूब। इस तरह की सीरीज जब आप इनको करना शुरू करोगे तब आपका दिमाग जो है एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। शुरू में हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे 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 सॉल्व होने लगेंगी। तो 10 नंबर सीरीज आपको रोज करनी है, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं आपका 1 तारीख तक जब आपको करना है। और मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मॉक एटलीस्ट 5 से 10 मॉक टेस्ट आप दो इस बीच में। सूटेबल टाइमिंग आपको जो लगे, जिस टाइम लगे आपको लगता है मैंने कोर्स अच्छा खासा कवर कर रखा है तो अभी से आप देना शुरू कर दो रोज। आपको लगता है नहीं यार अभी मेरा प्रिपेयर नहीं है तो आप 24 से शुरू करो, 30 तक दो, रोज 1 या 2 दो, है ना। एक भी अगर आप रोज दोगे तो एटलीस्ट कितने हो जाएंगे? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आपके 7 मॉक टेस्ट अभी भी हो गए। 31 का दिन भी बचा है आपके पास, तो 8, लगभग 8 मॉक टेस्ट आप अभी भी कवर कर सकते। तो मॉक टेस्ट आप देना शुरू करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10 नंबर से आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में बहुत कुछ करने को आपके पास है नहीं। सिंपली बॉड मास का जो रूल है मेनली उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करो। मल्टीप्लिकेशन करने की प्रैक्टिस आप फास्ट करो, प्लस करने की, माइनस करने की, स्क्वायर निकालना, 1 से 30 तक के स्क्वायर रट लो। क्यूब के अंदर एटलीस्ट 1 से 15 के क्यूब रट लो। टेबल 1 से 20 के टेबल तो आप बिल्कुल दिमाग के अंदर रख के जाओ, बिल्कुल रट के जाओ। टेबल बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं वहाँ। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब चीज़ें जो हम वीडियो में कर चुके हैं और बहुत इजी भी है, आप इजीली इनको सीख सकते हो, ठीक है ना। बहुत टाइम है अभी ये सब चीज़ें सीखने के लिए। हार्डली 3 से 4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें कर हो जाएंगी। स्क्वायर, एक दिन बैठो आप, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सीख लो, ठीक है ना। क्यूब रूट भी, क्योंकि क्यूब रूट अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया तो क्यूब रूट हार्डली 5 मिनट का और आगे काम है, ये एक दिन में कवर करो। टेबल रोज पढ़ते रहो, 1 से 10 तक के तो हर किसी को याद होते हैं, 1 से बल्कि 11 तक के। प्रॉब्लम आना शुरू होती है 12 से 19 तक में। इनके टेबल रोज अपना रिवाइज करते रहोगे टेबल, तो 14-15 दिन में इजीली कवर हो जाएंगे। क्यूब स्क्वायर रोज एक अपना जहाँ पे स्टडी रूम है वहाँ पे एक चार्ट चिपका लो, रोज उनको पढ़ने से पहले सुबह बैठते वक्त एक बार उनको रिवाइज कर लो, दिन में एक बार रिवाइज कर लो, फिर शाम को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। 3-4 बार रिवाइज करोगे अपना आप दिमाग में बैठ जाएंगे स्क्वायर क्यूब। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। और दूसरा हम एक मेथड देखते हैं कि जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन और एडिंग की पावर तेज होगी। रियल वर्ड से रिलेटेड ये है। क्या करना है आपको, सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, रोड के ऊपर आपको जो भी गाड़ी दिखे, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये चीज़
सपोज करो एक गाड़ी का नंबर ऐसे लिखा हुआ है 6, DL वगैरह कुछ भी आगे है, 6 and 149, ठीक है। अब ज़्यादातर जो देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, आप जानते हो ना, हार्ड वर्कर और क्या, हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर। एंड आजकल जो एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर। ऐड करना सबको आता है, सबको कैसे ऐड करेंगे, 6 + 1 7, 7 + 4 11 + 9 20, ठीक है। आंसर तो सही है आपका, लेकिन जो एक हार्ड वर्कर प्लस स्मार्ट वर्कर होगा वो कैसे ऐड करेगा, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20। इस चीज़ को मैंने बहुत छोटे एग्जांपल समझाया है, आप इसको एक बड़े स्केल पे समझने की कोशिश करो और इससे रिलेट करो। कैसे रिलेट कर पाओगे, आप रोज कोई सी भी गाड़ी देखते हो, उसका नंबर जो भी लिखा हुआ है 9473, इसको ऐड करने की कोशिश करो। किस तरीके से शॉर्टेस्ट, जिस तरीके से आपका माइंड शॉर्टेस्ट टाइम में एग्जीक्यूट कर पाए। चाहो तो आप 9 और 7 16 और 4 20 और 3 23, ठीक है ना। तो जिस भी तरीके से आपका माइंड एग्जीक्यूट कर पाता है इसको, तो जिस भी वे में आपका माइंड शॉर्टेस्ट टाइम में एग्जीक्यूट कर पाए उस तरीके से आप इनको ऐड करना शुरू करो। आप जैसे जैसे रोज 10 20 25 गाड़ियों के ऐड करोगे नंबर, आपका दिमाग जो है फास्टली ऐड अपने आप देखना कितना आपको फ़र्क पड़ेगा आपके एडिशन में। मल्टीप्लाई करना भी शुरू करो, कोई भी नंबर उठा लो, आप कुछ भी एक अच्छा सा अजीब सा कोई भी नंबर ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई की ट्रिक हम सीख चुके हैं, आप देख सकते हो हमारी वीडियोस के अंदर, स्पीड मैथ्स की, किस तरीके से इसको हम फास्टली मल्टीप्लाई करना है वो हम सीख चुके हैं सब कुछ। तो इन्हीं ट्रिक से आप जो है सिंप्लीफिकेशन को ईजिली कर पाओगे। एडिशन अपना परफेक्ट कर लो और मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट कर लो। उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, बहुत सारे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के, मिसलेनियस के, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर आपको हर चीज़ अपनी यूज़ करनी है, जो भी आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड का ज़माना गया, स्मार्ट वर्क करो, जितना ज़्यादा इनोवेटिव कुछ भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा इनोवेटिव सोच सकते हो वाइल प्रिपेयरिंग, सोचो। कहीं भी आपको नंबर दिखे उन्हें ऐड करना शुरू कर दो, शॉर्टेस्ट वे में, ये नहीं जनरल वे में नहीं। 6 और 1 7 और 4 11 और 9 20, ये भी आंसर 20 ही देगा, लेकिन इसको ऐड कैसे करो, 6 और 4 10, 9 और 1 20, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है जब आगे इस तरह उसको नंबर दिखेंगे ना, ये नंबर आपको किसी भी फॉर्म में दिखेंगे, जब उसे सपोज करो अगली बार ये नंबर आपको इस फॉर्म में दिखे, तो आपका दिमाग इसे अभी भी इस तरीके से ऐड करेगा शॉर्टेस्ट वे में। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है इस तरीके से याद करने की, इस तरीके से ऐड करने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को एग्जीक्यूट करने की आदत डालो, उतना ज़्यादा आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आप यही सब करो और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने सीखा हुआ है कैसे शॉर्टेस्ट ट्रिक सीखी हुई है, कैसे हमें रेशियो को सॉल्व करना है, कैसे परसेंटेज को सॉल्व करना है। मेनली यही 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ आते हैं, रेशियो और परसेंटेज। तो इसके भी आप रोज़ 2 सेट लगाओ, तो 10 हो गए नंबर सीरीज़। सिंप्लीफिकेशन में आपको ये सब करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट आपको रोज़ लगाने हैं। डाटा सफिशिएंसी के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो अगर आता है एग्जाम में, तो बिकॉज तो डाटा सफिशिएंसी के अंदर आपको क्या है कि जब आप सारे चैप्टर्स को कर लोगे तो ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। डाटा एफिशिएंसी आप जानते हैं क्या करता है, वो 2 आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि जो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा ये जो क्वेश्चन है वो इन दोनों स्टेटमेंट में से किसके थ्रू इसका आंसर आ सकता है। खाली फर्स्ट के थ्रू आ सकता है या दोनों के थ्रू आ सकता है, या किसी क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों चाहिए या कोई भी नहीं चाहिए। मतलब इस तरीके से कंडीशन देता है वो, और वो आप तभी सॉल्व कर सकते हो जो आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी नॉलेज होगी।
तो डाटा स्पेस आप कुछ ज़्यादा खास प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो। बात करते हैं मिसलेनियस की। मिसलेनियस में आपको अब जो कम टाइम बचा है, अगर आपको चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने करे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी नहीं है और कम टाइम है और आपने कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करा है तो उसके हम बात करते हैं। कर रखा है और ज़्यादातर बच्चे क्योंकि प्री क्लियर करके आए हैं तो होप्स उन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा होगा। देखो आपको एक तो परसेंटेज चैप्टर ज़रूर करना है, वीडियोस हमारी इसके अंदर अवेलेबल है सारी, आप कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, पार्टनरशिप सिंगल एक फॉर्मूले पे बेस है, हार्डली 2 घंटे का चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम सिंपल एक फॉर्मूले पे बेस और हार्डली 2 घंटे का चैप्टर, ये भी हो जाएगा। ये आपको करने ही करने हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन सिर्फ समझना है आपको, रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब और कुछ भी नहीं है। पूरा चैप्टर सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन इसलिए समझ लो क्या होता है एक्चुअली, पूरा जो आपका टॉपिक है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो परसेंटेज हो गया है हमारा, और टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपको जरूर करना है क्योंकि इससे कभी कभार 2 से 3 क्वेश्चन सिंगल टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क करते आपका क्या हो जाएगा, पाइप एंड सेशन अपने आप हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अगर आपके अरिथमेटिक बहुत बेकार है और टाइम कम बचा है तो आप एटलीस्ट इन सबको कवर तो करोगे ही। इन सबको कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन 10 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। और अगर आप और अच्छा इनको कवर कर लेते हो, टाइम बचता है, तो फिर मिक्सचर एलिगेशन पे जाओ, एवरेज पे जाओ। एवरेज जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सबको आता है। मिक्सचर एलिगेशन के अच्छे क्वेश्चन करो। और बहुत सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास, उनको आप अच्छे से करो। टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस आपको करना है, टाइम एंड डिस्टेंस आपको करना है। इजी टॉपिक होता है, कोई ऐसा बहुत कुछ उसमें है नहीं, वही है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत इसी फॉर्मूले के डिफरेंट वर्जन को यूज़ किया जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर सीरीज आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया आपको, डाटा इंटरप्रेशन आपको करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक भी एक बार आपको देख के जरूर जाना है कि 2015 में नहीं आया था लेकिन इस बार आ सकता है। और 30 से 35 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इसके अंदर तो आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड है। देखो बैंक की इंग्लिश और एसएससी की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बैंक की इंग्लिश में अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप देखो क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। क्लोज टेस्ट कर सकते हो, डबल फिलर्स कर सकते हो। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके आते हैं अपोजिट मीनिंग वाले, सेम मीनिंग वाले, वो आप सॉल्व कर सकते हो। लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 10, 5, 15 और 5, 20-25 नंबर का 40 में से 20-25 तो सिर्फ आपके किससे सॉल्व होगा, वोकैबुलरी से सॉल्व होगा। रही बात एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैराजम्बल के अंदर भी आप कोई ग्रामर आपको यूज़ नहीं होगी, वो भी आपका वोकैबुलरी और रीडिंग पे डिपेंड है। तो रीडिंग प्लस वोकैबुलरी, अगर रीडिंग अच्छी है तो आपका 10 ये और 5 ये 15 रीडिंग आपको दिलाएगा, और वोकैबुलरी अच्छी है तो 10 ये और 5 ये 15 आपको वोकैबुलरी दिलाएगा। 30 बचे आपका एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एरर के अंदर आप कोई भी ग्रामर रूल मत करके जाओ, सिंपली आप न्यूज़पेपर अगर आप रोज़ पढ़ते हो 5 में से 3 एरर की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 3 एरर तो आप सिर्फ पढ़ते ही ढूंढ लोगे, पढ़ते आपको पता चल जाएगा इस पार्ट में एरर। और सेम सेंटेंस इंप्रूवमेंट का तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना है इसके अंदर भी 30 से 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का 40 में से, जो कि बहुत इजी हो सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास इंग्लिश के लिए बहुत है। इंग्लिश के लिए भी आपके पास 30 मिनट्स है जिसके अंदर आप इजीली 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्री के अंदर भी हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम 15 मिनट में एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन कर पाते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ के। तो यहाँ पे 30 मिनट है हमारे पास, 30 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन है आपके पास। तो आप एक एक अच्छे से लाइन पढ़ के समझ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज
और IPS क्लर्क की अगर हम बात करें तो लेवल मॉडरेट रहता है, इजी ही रहता है, डिफ़िकल्ट नहीं जाता इंग्लिश का। तो अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, और आप नहीं पढ़ रहे हो, अब सोच रहे हो क्या करूँ इंग्लिश के लिए, तो कुछ मत करो, सिर्फ अभी भी क्या करना शुरू करो, रीड न्यूज़पेपर। अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना ही शुरू करो आप, और एक बुक उठा लो, वर्ड पावर नॉर्मन लिविस की, वर्ड पावर है नॉर्मन लिविस की, उसको उठाओ। और अब जो कि टाइम कम बचा है तो आप रोज़ एटलीस्ट 2-2 चैप्टर उसके करना शुरू करो। रोज़ 2 करोगे तो भी 28 चैप्टर आप कवर कर लोगे। बहुत अच्छी आपकी वोकेबलरी, एक बहुत अच्छे तरीके से वो आपकी वोकेबलरी को बिल्ड कराएगा। और वोकेबलरी को याद करने का तरीका मैं आपको बता भी चुका हूँ, जैसे कि निमोनिक आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा क्या होता है। इसके बारे में जब हम वोकेबलरी के ऊपर वीडियोस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में तो आप अपना रीडिंग और वोकेबलरी पे डिपेंड है। न्यूज़पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत आपको फ़ायदा एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। एक्चुअली फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा कि कितना मुझे फ़ायदा हुआ इससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, और यहीं पे हम बात करेंगे किसकी, कंप्यूटर की भी। तो जनरल अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, देखो GA, कंप्यूटर और रीजनिंग, यही 3 सेक्शंस हैं जो आपको कहाँ ले जाएंगे, मेरिट में ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश की और मैथ्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ऑल ओवर अगर हम ऊपर के 500 या 1000 बच्चे हटा दें टॉपर्स, बिल्कुल बाकी जितने बच्चे रहते हैं उनके इंग्लिश और मैथ्स में मार्क्स लगभग सेम ही रहते हैं। अगर कोई इंग्लिश में 30 अटैम्प्ट कर रहा है तो हो सकता है अगला बंदा 33 कर रहा हो, मैथ्स में कोई अगर 30 कर रहा है तो हो सकता है अगला बंदा 33 कर रहा हो। बस 3 से 4 नंबर का ही डिफरेंस आता है। ओवरऑल सबके अटैम्प्ट्स और सबके मार्क्स सेम ही रहते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, GA में। हो सकता है एक बंदा GA में सिर्फ 15 कर पा रहा हो, और हो सकता है एक बंदा 40 के 40 कर पा रहा हो। देख रहे हो कितना गैप आ रहा है, सेम कंप्यूटर के साथ और सेम रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में कई बच्चे 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और कई बच्चे हो सकता है सिर्फ 25 ही कर पाए। तो मेन जो आपको मेरिट में लाएगा वो कौन लाएगा, रीजनिंग, कंप्यूटर और GA। जनरल अवेयरनेस के आपको क्या करना है, सितंबर से शुरू करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्योंकि जनवरी 1 जनवरी को एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट 20 दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर। अगर आप अक्टूबर से भी शुरू करो, अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर, तो भी सफिशिएंट है ये। लेकिन हाई स्कोर करने के लिए आप सितंबर के भी पढ़ लो, मतलब सितंबर तक के करंट अफेयर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। उसके बाद जैसा कि हमने 2015 का अगर हम पैटर्न देखें, उसके अंदर हमारे पास बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे, तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको सारी कवर करनी है, और स्टैटिक भी आपको कवर करनी है। स्टैटिक कैसे कवर करनी है, देखो आप क्या करो, रोज 2 स्टेट्स लो, 28 स्टेट आप कवर कर जाओगे। रोज 2 स्टेट लो, और क्या करो, नेट के ऊपर सर्च मारो, जैसे आपने लिया सपोज करो दिल्ली, सर्च मारो 10 टॉप मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली, एक लिस्ट बनाओ और लिख लो 10 नेशनल पार्क इन दिल्ली, 10 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स इन दिल्ली। समझ रहे हो, इस तरीके से आप बनाओ लिस्ट दिल्ली के अंदर, और नेट से सर्च मारो, दिल्ली ले लिया एक दिन, और एक और कोई सा भी ले लो आप, गुजरात ले लिया सपोज करो आप। 2 स्टेट के करने में आपको हार्डली 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। 10 टॉप ये 10 टॉप, उससे क्या होगा ना, जब आप डे वाइज पढ़ोगे, पहले दिन आपने 2 स्टेट के कर लिए, जब अगले दिन जाओगे 2 स्टेट के करने, तो पहले एक बार इन पर नज़र डाल लो, जो आपने लिखा हुआ है 5 मिनट के अंदर एक बार इसको रिवाइज कर लो, और नए वाले 1 घंटे में कर लो। फिर आप जब नेक्स्ट डे जाओगे फिर से इन सबको रिवाइज कर लो और अलग लिख लो, फिर जब नेक्स्ट डे जाओगे फिर से इन सबको रिवाइज कर लो। तो जो आपके पुराने वाले हैं वो इतनी बार रिवाइज हो जाएंगे, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा सब कुछ, वैसे आपके दिमाग में अपने आप ही कुतुब मीनार का है दिल्ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको,
मतलब इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक में, वो टॉप या जो फेमस चीज़ें उन्हीं में से पूछा जाता है। कोई आपका ऐसा अलग से बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाता। जो आपके फेमस हैं या अभी करंट न्यूज़ में आ चुके हैं, करंटली उनकी कुछ बात हो चुकी है, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, कोई अलग से नहीं पूछा जाता। तो स्टैटिक करने का क्या तरीका है, रोज 2 स्टेट उठाओ, उनका नेट पे सर्च मारो, टॉप 10 टेम्पल, टॉप 10 नेशनल पार्क, टॉप 10 मॉन्यूमेंट्स, इस तरीके से, और उनको नोट डाउन करते रहो और रोज रिवाइज करो एक बार, स्टैटिक हो जाएगी। करंट अफेयर के मैं आपको बता ही दिया। करने का तरीका क्या है, कोई भी एक कैप्सूल डाउनलोड करो, इतनी सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो अपने कैप्सूल्स निकालती हैं, 70 to 75 पेज का कैप्सूल्स रहता है उनका। अगर हम बात करें, जैसा कि आप वेबसाइट सब जानते हैं बैंकर्स अड्डा, तो वो कैप्सूल्स निकालती हैं, उनके जो है अपना कैप्सूल डाउनलोड करो। 70 पेज का अगर कैप्सूल है, मेरे पास 14 दिन है, तो लगभग 5 पेज रोज के बैठ जाते हैं मेरे, ठीक है ना। तो सिर्फ आप क्या करो, सिर्फ 5 पेज पढ़ो अच्छे से। जो पॉइंट नोट करने वाले हैं, जो आपको लगता है कि लास्ट डे के अंदर मैं एक बार रिवाइज मार लूँगा, उन पॉइंट्स को लिखते रहो, और 5 पेज के उन पॉइंट्स को लिखते रहो, और जो पॉइंट आपको लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको एक बार पढ़ लो और अपने दिमाग में डाल लो। 5 पेज इजीली आप रोज कर सकते हो। इससे आपका क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, करंट अफेयर्स और बैंकिंग और स्टैटिक्स, तीनों चीज़ें इसके अंदर ही कवर हो जाएंगी। लेकिन आपको स्टैटिक के लिए एक चीज़ और क्या करनी है, स्टेट वाइज भी आपको बनाना है। क्यों, क्योंकि आजकल स्टैटिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसकी वेटेज बढ़ गई है। तो क्योंकि आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा जीए के अंदर खींचने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करने हैं, तो स्टैटिक के लिए आप इस तरीके से ही पढ़ो और ये कैप्सूल पूरा कर लो। और अगर कोई करंट अफेयर का आपके पास दूसरा सोर्स है, वीडियोस वगैरह जो भी है, उसको भी आप अपना थोड़ा थोड़ा देखते रहो, तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं आती है, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बैंकिंग भी बहुत मुश्किल नहीं आती है, बहुत इजी पूछा जाता है। आपको सिर्फ फुल फॉर्म दे दी जाएंगे, उसके अंदर पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है। सपोज कर उसने आपको दे दिया NEFT, में बताओ एफ का मतलब क्या है। RTGS के क्वेश्चन आप भी चुका है, RTGS के अंदर जी का क्या मतलब होता है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। एफ का मतलब पूछा आपसे फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो एफ का क्या मतलब हो गया, फंड। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जीए में एटलीस्ट ट्राई करना है 40 में से 32 से 35 करने की, 32 से 35 करने ही है आपको जीए में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब इतने करोगे तब आप श्योर हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और होगा कैसे ये, अगर आप रोज पढ़ोगे तो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। जिन बच्चों ने 10th तक कंप्यूटर पढ़ा है, 9th 10th तक जो आप कंप्यूटर रहता था बेसिक, 9 10 तक जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, उनके लिए कंप्यूटर एक केक वॉक की तरह है, बहुत इजीली वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन में से मतलब मान के चलो 37 to 38 क्वेश्चन उनके लिए बहुत इजी हैं, जिन्होंने 9-10 तक कंप्यूटर पढ़ा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे, सिर्फ एक कैप्सूल डाउनलोड कर लो नेट से इजीली। कंप्यूटर के बहुत सारे कैप्सूल्स हैं, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन सेट है। और जैसे रोज एक टॉपिक उठाओ, जैसे आज आपने उठाया इंटरनेट उठाया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है सब आप वो कर लो। 14 टॉपिक से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से होंगे नहीं। एक दिन में आप इंटरनेट कवर करा, एक दिन MS ऑफिस कवर कर रहा, इसके अंदर आपका MS एक्सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में पूछा जाता है, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इंटरनेट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, उसका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब आप इजीली जो है अपना रोज़ 2 घंटे भी आप कंप्यूटर को दोगे, 2 आवर्स, तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो 40 में से आपको इसके अंदर भी एटलीस्ट 35 क्वेश्चन करने हैं। तो जब इतना सब कुछ कर लोगे तो आप अराउंड 170 तक मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाओगे, जिसके अंदर अगर मैं 20-25 मार्क्स आपके नेगेटिव हटा भी दूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो गलत कहीं ना कहीं तो होंगे ही। इंग्लिश में हो सकता है, देखो रीजनिंग में बहुत कम चांस होते हैं गलत होने के, मैथ्स में भी नहीं होते, क्योंकि आप अगर आंसर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत रेयर है कि वो गलत होगा।
थोड़े चांस किस में बनते हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत गलत होने के चांस रहते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत चांस जीके में रहते हैं और थोड़े बहुत चांस कंप्यूटर में भी रहते हैं। तो अगर मैं इन सबसे नेगेटिव हटा के भी ये मानूँ, अगर आप 20 भी नेगेटिव में ले आते हो तो भी आपके कितने मार्क्स बन गए? 150 आउट ऑफ 200, और इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है ना। और जीके के लिए हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक वीडियो के साथ आने की जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जिसके अंदर की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 1 या 2 वीडियो के अंदर कवर करने की। तो उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, जो आप एक बार आप वीडियो देख लोगे, वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग में सारे बैठ जाएंगे इंपॉर्टेंट, और कई सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिल भी जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी आपका क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, या जो हमारा मेल है funmasti@gmail.com, इसके ऊपर अपनी आप क्वेरी भेज सकते हो कोई सी भी, तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा आपको, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हो। और थैंक यू फ्रेंड्स।